नुमाइंदा कलम का एलान गुफ्तगू और तनकीद के हामिल याकूब राही मुआसिर मुंजमद दौर में हरकत का बाइस बनने की सलाहियत रखते हैं। याकूब राही शायर हैं, नस्रिगार हैं और मुतरजिम भी। उनकी मुतअद्दिद किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। शायर की हैसियत से उनके इहरार लम्हा लम्हा जागीरात, हर्फ मुकर्रर, जिसमें मज़कूरा शेरी मजमूओं के अलावा गैर मज़कूरा कलाम भी शामिल हैं। याकूब राही ज़िंदगी के इनकलाबी अंदाज से वाबस्तगी रखते हैं। सकूत, जमूद और हरकत के फुकदान को पसंद नहीं करते। वो अपने आप को किसी खास तहरीक से जोड़ना या उसके बदे तक के उसूलों से बांधे रखना पसंद नहीं करते। अपने शेरी मजमूए लम्हा लम्हा जागीरात के अर्ज हुनर में लिखते हैं, कोट फार्मूला बंद तरक्की पसंद और तहसील में नाकाम जमूद पसंद जदीदियत के बरक्स मेरे नज़दीक अदब, एहतजाज और सरकशी की उभरने वाली आवाज़ के मुसलसल सफ़र का नाम है। अनकोट। शेरी मजमूओं के अलावा याकूब राही की जो दूसरी तसानीफ है उसमें शोराए कोकन एक जायज़ा तनकीदी मज़ामीन हैं, चंद पेशरो तनकीद, बात से बात चले रिपोर्टाज, दलित आवाज़, मराठी शायरी के तराजीम, मराठी शायरी के कुछ और तराजीम, मराठी शायरी, दलित फ़िक्र नज़र, मालूमाती और तनकीदी मज़ामीन, बिखरी बिखरी तहरीरें, तनकीद और तज़िया, कोकन का अदबी मंजरनामा और दूसरी तहरीरें, एहतजाज का दूसरा नाम बाकर मेहदी, तरतीब, बाकर मेहदी असरी आगही व शायरी, तनकीद। याकूब राही पर इतराफ़ ग्रुप मुंबई ने एक किताब तरतीब दी है जिसमें उनकी हयात और फ़न नीज़ अदबी खिदमात पर मज़ामीन शामिल हैं। किताब का नाम है याकूब राही फ़िक्र फ़न। बहरहाल मैं इसी के साथ डॉक्टर याकूब राही साहब को आवाज़ दूंगा कि आप चाहें तो वहीं से बैठ कर अपना अदबी सफ़र बयान करें। चूँकि लंबा है तो तकरीबन हम उम्मीद करते हैं कि 1 घंटा, आधा घंटा या जो भी आप मुनासिब समझें जिसमें आपकी तमाम बातें आ सकें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। शुक्रिया। सर बैठे कोई बात नहीं। सदर मोहतरम अजीज़ी एजाज सिद्दीकी, शोबे के सदर, जिनको मैं औरंगाबाद के ज़माने से जानता हूँ, इम्तियाज़ अब्दुल्ला, मुझे खुशी हुई है जानकर कि कमर सिद्दीकी यहाँ मौजूद हैं। किसी ने मुझे बताया कि वो यूनिवर्सिटी में नहीं है, मेरे अजीज़ हैं और उनको देखकर आज खुशी हुई। इसी तरह मुजम्मिल सरहूद भी, कासिम नदीम, मुनीरा सुरती, इन सबको और दीगर अहबाब जो मुझे जानते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए। और तलबा और तालिबात, मैं तकरीर तो नहीं करूँगा, मैंने अपने एक तकरीर लिख के लाई हैं जो पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मैं मगरबी महाराष्ट्र कोकन के एक छोटे से गांव साई, तालुका मानगांव, जिला कुलाबा, रायगढ़, गैर इल्मी गैर अदबी माहौल, नामसाद हालात और इस पसमंजर में उभर कर बकौल बरादर मोहतरम अलीम शमसी एक कलील अरसे में अहले नज़र को अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाला फनकार हूँ। उर्दू मेरी मादरी ज़बान नहीं, मेरी मादरी ज़बान है मराठी की बिगड़ी हुई बोली कोंकणी, जो खित्ते कोंकण के मुसलमान बोलते हैं और जो कस्बा कस्बा अपने लबो लहजे में कदरे बदल बदल कर बोली जाती है। यह और बात है कि यहाँ के मुसलमानों ने सदियों से उर्दू को अपनी तहजीबी और इल्मी ज़बान के तौर पर तस्लीम किया है और इसे तालीमी ज़बान की हैसियत से कबूल भी किया है, जबकि गिरदोपेश की ज़बान मराठी ही रही है, जिसे खित्ते कोकन के मुसलमान न सिर्फ बआसानी बोलते समझते हैं बल्कि कहीं कहीं तालीमी ज़बान के तौर पर भी अपनाते रहे हैं। खुद मेरी सारी तालीम भी 8वीं जमात से 11वीं जमात तक, उस वक्त 11वीं जमात होती थी, 10वीं जमात तक हाई स्कूल नहीं हुआ करता था।
मराठी में हुई, लेकिन उर्दू वो काफिर जबान है, जब मुँह को लगती है तो झूठती ही नहीं। इसीलिए मैंने उर्दू ही को अपने इजहार का वसीला बनाया। चाहता तो मराठी को भी इजहार का वजरिया बना सकता था। शायद इसी पस मंजर में मेरे हमवतन जनाब शमसी ने मुझे मेरे पहले शेरी मजमूए इनराब के पेशलफ्ज़ में इल्मी व अदबी एतबार से सगला ज़मीन का लाले खुदरव कहा है, और उसे अजीज़ वक़ार कादरी ने उस पर लिखे एक मजमून में दोहराया है। मैं 10 जून 1943 को पैदा हुआ। मेरे वालिद मोहतरम उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। मैंने इब्तदाई तालीम, प्राइमरी तालीम अपने गांव साई और सानवी तालीम करीबी गांव मोरबा में हासिल की, और फिर मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज महाड़ से 1966 में BA करके उसी साल नाने-जुबी की तलाश में इस शहर पुराशोक में आया। मोहम्मदिया हाई स्कूल में मुदरिस हुआ। 1969 में B.Ed और MA की डिग्री हासिल की, और फिर डॉक्टर अली जाफरी मरहूम की निगरानी में PhD के लिए नाम दर्ज किया। लेकिन जब मुझे इस तरह की डिग्रियां कारोबारी और पेशेवराना ज़रूरतें लगी तो तब मैंने PhD करने का ख्याल ही तर्क कर दिया। इस दौरान महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक ब्यूरो और डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेजेस में उर्दू ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। लेकिन जो ही मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई और मुझे अपने सरकस मिजाज के खिलाफ उर्दू अखबारात और रसाइल की सेंसरशिप की जिम्मेदारी सौंपी गई, मैं सरकारी गैजेटेड ऑफिसर से किनारकश होकर एक बार फिर तजदीद की तरफ लौट आया। मरोल उर्दू हाई स्कूल की रिहाइश के ज़माने में जब मुझे इस इलाके में उर्दू तलबा और बिलखुसूस तालिबात के लिए उर्दू हाई स्कूल की शदीद ज़रूरत महसूस हुई, एक मकामी अंजुमन तंजुमुल मुस्लिमीन के ताउन से मरोल उर्दू हाई स्कूल 1979 में उसकी बुनियाद डाली और उसका बानी प्रिंसिपल बना। उसकी मज़ीद तफसीलात में इसलिए नहीं दूंगा कि वो कुछ कंट्रोवर्शियल है। बहरहाल अब वो स्कूल मरोल उर्दू हाई स्कूल न होते हुए माफ खान उर्दू हाई स्कूल हो चुका है। माफ खान उर्दू हाई। फिर भी वहाँ से अलहदा होने पर तकरीबन 20-25 साल दीगर स्कूलों में, खासतौर पर अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बायसत हेडमास्टर प्रिंसिपल काम करता रहा। मेरी शेरुगई का बाकायदा आगाज़ कॉलेज की तालिब इल्मी के ज़माने में 1963-64 में के आसपास हुआ, जहाँ मुझे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल, मराठी के मशहूर अदीब और उर्दू अदब के मराठी मुतरजुम राबी जोशी और उर्दू फारसी के प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस मुंशी की हमेशा रहनुमाई, इयानत और हौसला अफजाई नसीब हुई। ये वही प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस मुंशी हैं जो बाद में महाराष्ट्र कॉलेज के प्रिंसिपल बने। शायरी की इस्लाह के लिए मैंने हजरत एजाज सिद्दीकी के शागिर्द खित्ते कोकन के उभरते हुए मारूफ शायर खावर बानकोटी बदीउज़्ज़मा खावर से रुजू हुआ, तो उस वक्त गालिबन नेशनल उर्दू हाई स्कूल दापुली में दर्जो तस्दीक की खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन जब मैं उर्दू शेर-ओ-अदब के मामले में संगलाफ वाक़े खित्ते कोकन के सरजमीन और मराठी ज़बान कोकरी बोली के माहौल से निकलकर शहर मुंबई आया और मैंने इल्मी अदबी शेरी उगानी पढ़ना शुरू की, तब मुनासिब यही समझा कि कौन है मैं एजाज साहबी से बराह रास्त मशवरे सफ़न कर लूँ। उनसे मैं हफ्ते में एक बार बिला नागा मिलने लगा। उन्हीं दिनों उनके सबसे छोटे बेटे शोएब अनवर पैदा हुए थे। जीनात बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर वाक़ 2 कमरों में मुश्तमिल छोटे से मकान में शुरू में तो पर्दे के तकल्लुफ़ात हायल रहे, लेकिन मैं कलील अरसे ही में उनके घर का एक अटूट हिस्सा बन गया। खानवादे एजाज सिद्दीकी का एक फर्द समझा जाने लगा और ये रिश्ता आज भी कायम है। अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में फराहम करदा तमाम उर्दू कुतुब रसाइल के औरात ख़्वानी के सबब जाने क्यों और कैसे मुझ में ये खुशफहमी दर आई थी कि उर्दू ज़बान व अदब से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ।
لیکن جب اعجاز صاحب سے اپنے رسالہ ماہنامہ شاعر کی مشمولات کی پروف ریڈنگ کے دوران مجھ سے اصل مصوبات پڑھوانے لگے تب مجھے معلوم محسوس ہوا کہ اردو زبان و ادب سے، زبان و بیان سے میری واقفیت کس قدر کمزور اور میرے تلفظات کس قدر ناقص ہیں۔ زبان و بیان کی باریکیاں اور تلفظات کی صحیح ادائیگی سکھانے کا وہ طریقہ تعلیم نہ صرف انوکھا تھا بلکہ بڑا ہی مفید و کارگر۔ یہ واقعہ ہے کہ اعجاز صدیقی کے دامن فیض سے وابستگی اور ان کی مشفقانہ تربیت کی بدولت نہ صرف مجھ میں اردو زبان سے متعلق شعور اجاگر ہوا بلکہ فکر و فن میں تال میل پیدا کرنے کا ہنر بھی حاصل ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے مزید دھاردار بنانے اور بنائے رکھنے میں باقر میجے جیسے سرکش شعبادی نقاد شاعر کی صحبتیں بھی نصیب ہوئی، نہ صرف صحبتیں نصیب ہوئی بلکہ وہ تو میرے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی ثانی کا رول ادا کرتے رہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے کہ اوائل عمر سے میرے مزاج میں درائی فکر و اظہار کی بے باکی و صفاقی کو چینلائز کرنے میں مذکورہ دونوں متضاد الطبع اشخاص اپنے اپنی زندگی میں موقع بہ موقع پیش ہی ثابت ہوئے، ایک اعتدال کے ساتھ تو دوسرے شدت و حدت کے ساتھ۔ ترقی پسند مصنفین کے زمانے سے شہر بمبئی میں ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ ان نشستوں میں ادبا و شعراء اپنی تخلیقات سنایا کرتے تھے اور ان پر جم کر بحثیں بھی ہوا کرتی تھی۔ ان نشستوں کی تفصیل برسوں قبل جناب حمید اختر کتابی صورت میں شائع کر چکے ہیں۔ اسی طرح نوجوان ترقی پسند مصنفین کے زمانے میں بھی اسی نوعیت کی ادبی نشستیں منعقد ہوتی تھیں، ان کی رودادیں لکھ تو لی جاتی تھی مگر وہ کبھی کتابی شکل میں منظر عام پر نہیں آئیں۔ کاش یہ رودادیں بھی کتابی شکل میں اختیار کرتی۔ اس صورت میں شہر بمبئی کا قریب 50 سالہ ادبی منظرنامہ ہمارے سامنے ہوتا اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ بھی پاتے اور بہت ساری عبرتیں بھی حاصل کرتے۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا جب یہ سلسلہ قدر منقطع ہوا۔ اس موقع پر گوپال متل کا یہ شعر رہ رہ کر یاد آتا ہے۔ یہ انا کیسے درمیاں آئی، یہ انا کیسے درمیاں آئی، ہو گئی دوستاں خالی۔ جدیدیت کے زمانے میں مذکورہ سلسلہ پھر شروع ہوا۔ ممبئی کے شاعر و ادیب نیز ادب نواز حضرات مکتبہ جامعہ کے دفتر میں ہر سنیچر کی شام بلا ناگہ جمع ہوا کرتے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کی جاتی، شعر و ادب کے موضوعات پر بحث و تکرار ہوتی، ایک کپ چائے نوشی کی جاتی اور کسی نہ کسی ادبی نشست کے اہتمام پر غور کیا جاتا۔ اس کے نتیجے میں متعدد نشستیں منعقد ہوئی، میں بھی ان میں شریک ہوتا رہا۔ ان میں سے اکثر نشستوں کے رپورٹاج محترم تصدیق ساروی، جنہیں ہم تصدیق بھائی کہا کرتے تھے، نے اپنی شگفتہ زبان میں قلمبند کی ہیں اور بعض نشستوں کی رپورٹاج میں نے ترتیب دیے۔ تصدیق بھائی مرحوم کی رپورٹاج بحث و تکرار کے نام سے غالباً 1979 سے 80 میں شائع ہوئے اور میرے تحریر کردہ رپورٹاج 1987 میں۔ ان دنوں شاعروں، ادیبوں، ادب نوازوں میں مل بیٹھنے کی خواہش تھی اور میرے خود پسندی، خود نمائی کے جذبات کا اظہار کم ہی ہوا کرتا تھا۔ یہ ادبی نشستیں میرے اور میرے معاصرین کے لیے تربیت گاہ بھی رہی ہیں اور عبرت گاہ بھی۔ ایک بار پھر اس طرح کی نشستوں کا یہ سلسلہ نہ صرف ہمیشہ کے لیے ختم ہوا بلکہ ایک دوسرے کے ذکر ہی سے محفلیں اجڑ جانے لگی۔ البتہ اس دوران جناب اعجاز حسین، جناب سید احتشام حسین اور جناب عالم السرور جیسے اکابرین ادب سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ابتدائی زمانے میں تاجدار احتشام حسین
ताजदार एहतिसाम सिद्दीकी, नूर परकार, यूनुस अगास्कर, हारूद रशीद अंसारी और मैं हर माह मुकर्ररा वक्त पर एक दूसरे से ज़रूर मिला करते। कभी नूर प्रकार के बैंक ऑफिस में तो कभी मेरे घर या फिर किसी और जगह। इन मुलाकातों में कभी कभी प्रोफेसर फकीर मोहम्मद कुले और अजीज जी शकील पुरियारी भी शरीक हुआ करते थे, जो महाराष्ट्र कॉलेज में टीचर है, अरबी के प्रोफेसर रह चुके हैं। शेरी व अदबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते, एक दूसरे की अदबी काविशों का पर इज़हार ख्याल होता और इधर उधर की गपशप। ये सिलसिला भी करीब 1980 तक कायम हुआ रहा, मगर कारोबारी मसरूफियात के सबब इसे भी मुंतशर होना पड़ा। इसका मुंतशर होना था कि हम जदीद हमअसर कलमकार बिलखुसूस अनवर कमर, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, साजिद रशीद, मुक़द्दर हमीद, हफीज़ आतिश भी एक दूसरे से मिलने लगे। एक दूसरे की अदबी तहरीरें न सिर्फ एक दूसरे को सुनाते बल्कि इन पर इज़हार ख्याल की बेबाकी भी जारी व सारी रहती। अब तो ये मामला करीब करीब खत्म ही माना और समझा जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि अपनी किसी भी तकलीफ को अपने माशरीन के सामने स्थान पर चढ़ाने के लिए पढ़ा या सुनाया भी जाना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है कि हर तख्लीकी शेर व अदब पर तनकीद तबसरा होना ही चाहिए और खुलकर होना चाहिए, मगर ज़रूरी है कि इसमें इस्लाह और तामीर का जज्बा और मकसद कारफरमा हो, तकरीब और बिगाड़ की नीयत नहीं, और न ही महज नुक्स ढूंढ निकालने का जुनून। तनकीद ऐसी हो जो बहस मुबाहिसे के इम्कानात पैदा करे, वैसे भी अदब मुबाहिसात और तनाज़ात के बीच ही में पनपता और परवान चढ़ता है। मैं बता ही चुका हूँ कि मेरी शायरी का आगाज़ 63-64 के आसपास हुआ था और इब्तिदाई कलाम उन्हीं दिनों मुतअद्दिद रसाइल में शाये हुआ, मसलन सुबह उम्मीद, शान हिंद बम्बई, शान हिंद दहली, नक्श कोकन बम्बई, निगारिश जालंधर, तहरीक दहली, सुबह नौ पटना, पगडंडी, किताब लखनऊ, 20वीं सदी दहली वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं अपना तकरीबन सारा इब्तिदाई कलाम ज़ाय कर चुका हूँ, क्योंकि वो शायरी कम तुकबंदी ज़्यादा थी और इंतज़ार फ़िक्र व नज़र का नमूना। फिर भी जाने क्यों उस ज़माने का एक शेर रह रह कर याद आता है, तामीर के लिए है दरकार एक ज़माना, अहले चंगा भी तो खाके बना रहे। मैंने 1968 के बाद ही शेरी काविशात सख्त से सख्त इंतखाब के बाद अपने अव्वली शेरी मजमुआ इनराब में शामिल की। शहर बम्बई आने पर मैं चंद माह बज़्म शेर व अदब कोकन की माहाना शेरी नशिस्तों में सरगर्म अमल ज़रूर रहा और इन सरगर्मियों में फ़कीर मोहम्मद नस्री, अलीम शमसी के अलावा खित्ते कोकन के बम्बई में मुक़ीम बुजुर्ग शोरा इकराम बिलखुसूस गैर मसराई और कैसर रत्नागिरी मेरी हिम्मत अफजाई भी करते रहे। मुझे मज़कूरा बज़्म का कन्वीनर भी बनाया गया, लेकिन जब मैंने अख्तर राही के साथ मिलकर ये कोशिशें की कि कोकनी बिरादरी बाहर के मुमताज़ उर्दू शोरा को भी गाए गाए मदू किया जाए और उनके तवस्सुत से उर्दू शायरी के खुले असली धारों से वाक़फ़ियत हासिल कर ली जाए, ये रिवायती शायरी आखिर कब तक। तब मेरी सारी कोशिशें अकारत गईं। मुझे महसूस हुआ कि ये बज़्म शेर व अदब सिर्फ अपनी इलाकाई बिरादरी तक महदूद है और इसी में महदूद रहना चाहती है। इसी दौरान जब शौराए कोकन का पहले शेरी इंतखाब सादरी के नगमे की इशात के देरीना मंसूबे पर अमल 1967-68 शुरू हुआ और उसके लिए हजरत एजाज सिद्दीकी की तहरीर करदा दीबाजी के कुछ सत्रों को, जिनमें खित्ते कोकन से मुस्तकबिल में चंद मुतवक्को
नौजवान होनहार नुमाइंदा शायरों का जिक्र था, उन्हें हज़फ करने की कोशिशें हुई, तब मेरे और जनाब मेहर मसलह के दरमियान फिर शदीद इख्तलाफात पैदा हुए, जिसकी नौबत यहाँ तक पहुँची कि शेरी इंतखाब बाइंडिंग की मरहले में दम तोड़ चुका। सारी मेहनत ज़ाय हुई और मैं धीरे धीरे खित्ते कोकन के शेरी व अदबी बरादरी और हल्के नक्श क़ुव्वत से अलग होकर उर्दू शेर और अदब के असली धारों में शामिल हो गया। और ये अच्छा ही हुआ कि मैं अपने इस शेर के मिस्दाक कश्ती नहीं है, न तूफान नहीं, मौजों से खेलने के हैं अरमा नहीं। मौजों से खेलने के लिए न सिर्फ मैं आज़ाद हो गया, बल्कि मौजों से खेलने का फन भी सीख चुका। मुताले का शौक़ मज़ीद बढ़ा, हल्के अहबाब भी वसीतर होने लगा। उर्दू शायरी के मुख्तलिफ धारों और रुझानात से वाक़ियत हुई। आम शेरी व अदबी नशिस्तों, अदबी जलसों, अदबी सेमिनारों में शिरकतें बढ़ी। फ़िक्र नज़र में वसअतें पैदा हुई। फ़नी रमूज़ और इज़हार और सलूक के नित नए दुरुस्त सीखने को मिले। अपनी एक अलहदा शनाख्त बनाने और अपनी इनफरादियत कायम करने की सूझी। मेरी शायरी और मेरी नस्री तहरीरें इन्हीं अवामिल के तर्जुमान हैं। इनकी तफसील कुछ यूँ है, जो तफसील मेरा ख्याल इन्होंने बताई हैं। मेरे पास शेरी मजमे छप चुके हैं, इनका जिक्र उन्होंने किया है। तो अदबी रिपोर्टर पर मुश्तमिल किताबें बाद से बात चले। मराठी शायरी से मुतालिक 4 किताबें हैं। दलित आवाज़, पहली बार मराठी दलित शायरी के उर्दू तराजुम पेश किए गए। मराठी शायरी के उर्दू तराजुम का एक जायज़ा, जिन्होंने उर्दू में बहुत सारे लोगों ने मराठी से उर्दू में तर्जुमे किए थे, उन पर तज्ज़ियाती तफसीली किताब मुरत्तब लिखी। फिर मराठी की शायरी के कुछ और तराजुम के नाम से फिर उर्दू तराजुम किए। और मराठी शायरी दलित फ़िक्र नज़र तक, इसमें दलित मराठी शायरी का जायज़ा और दलित फ़िक्र नज़र के ताल्लुक़ से इज़हार ख्याल की। तनकीद व तफसीराती मज़ामीन में पर मुश्तमिल किताबें हैं। चंद पेशरव, बाकर मेहदी, आसरी आ गई व शायरी। इम्तियाज़ अब्दुल्ला साहब ने बताया कि ये मुरत्तब किताबें नहीं है मेरी, बाकर मेहदी के मज़ामीन के सूरत में जो मबाइस उन्होंने पैदा किए उस पस मंज़र में तकरीबन 100 साल उर्दू शायरी की शायरी का जायज़ा है, जो अमली आबादी से लेकर निदा फाजली तक याद करते हैं। बाकर मेहदी, चूँकि बाकर मेहदी से मैं हमेशा जुड़ा रहा, उनसे मुतालिक 2 किताबें तरतीब दी। एहतिजाज का दूसरा नाम बाकर मेहदी और बाकर मेहदी की तमाम बाक़ियात मैंने उसमें शामिल की इनके इंतकाल के बाद। इनके अलावा कुछ और मुरत्तबा किताबें, वक्त की सदियाँ, दाऊद गाजी मरहूम का शेरी मजमुआ, नकुश अली, प्रोफेसर अली जाफरी की मरहूम पर मज़ामीन, तासुरात और उनकी मुंतखब तहरीरें, अज़हर मिन अश-शम्स, अली शमसी पर मज़ामीन, तासुरात और उनकी मुंतखब तहरीरें, नकुश हयात, हसन चौगले पर मज़ामीन, तासुरात। इन दिनों चूँकि मैं अपने गांव में रहता हूं और कभी कभी और किसी सबब नवंबर के महीने में बम्बई आता हूं, जैसे कि अब की बार आज आया हूं, शहर बम्बई के कितने सारे बुजुर्गान शेर व अदब, मेरे सभी हमअसर कलमकार दोस्त अहबाब रह कर याद आ रहे। बेशतर वफात पा चुके हैं और जिंदा हैं। जिंदों को कुदरत सलामत और तंदुरुस्त रखे और मुर्दों के हक में गायबाना सलाम। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में ये 2 अशार, पहला शेर किसी नामालूम शायर का है और दूसरा मेरा अपना। शराब बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, शराब बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, मैं खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए। तो मेरा शेर है, सारी दुनिया से हो चुके बेजार,
موت کا انتظار ہے شاید. سر آپ نے دلت آواز کے تعلق سے کچھ نہیں کہا. اچھا یہ دلت تو وہ دلت آواز ایک موومنٹ جو ہے 1970 کے آس پاس شروع ہوا. وہ شروع تو ہوا تھا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے انتقال کے بعد سے ہی, اور اس میں بابرا باول سے لے کر دیا پوار کی بیٹی پرجنا لوکھنڈے, جو آپ دیا پوار یہ پرجنا پوار کے نام سے لکھتی ہیں, تقریباً 32 شعراء کا ترجمے کیے ہیں, کسی کی 10 نظمیں, کسی کی 5 نظمیں, اس طرح تقریباً 250 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے, اس پر جائزہ ہے. اور پہلی بار مراٹھی شاعری کے تراجم تو بہت سارے لوگوں نے کیے, لیکن یہ اس عہد کا ایک ایسا ٹاپک تھا, ایسا موضوع تھا جو انقلابی معاملات کو وہ کھل کر بحث کرتا تھا. اور محرومین ہیں, جو پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں, جس سے میں ہمیشہ شروع سے بچپن سے ہی ساتھ رہا ہوں اور ان کی ترجمانی کرتا رہا ہوں, اور اس پر بات کی ہے تفصیل سے, ان کے تعارف بھی اس میں دیے ہیں. اور یہ چونکہ بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے تو میں ان کے تعلق سے ان کے بارے میں کوئی نظم بھی نہیں سنا سکتا, اور وہ کتاب میں لا بھی نہیں سکا ہوں. اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں مجھے پھر, لیکن مراٹھی شاعری کے پس منظر میں وہ مراٹھی شاعری دلت فکر و نظر تک, اس میں مراٹھی شاعری پر مضامین ہیں, کچھ شخصی مضامین ہیں, اور دلت شاعری کے تعلق سے تمام تفصیلی ایک مضمون شامل ہے جو کافی ضخیم ہے. شکریہ بھائی صاحب, یہ ابھی آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا باقر مہدی صاحب سے, تو باقر صاحب کے بھی تھوڑا واقعات بتائیے. باقر صاحب سے متعلق تعلقات تو میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں. بڑے صاحب تھے, بڑے مخلص باغی تھے, بغاوت تھی, لیکن ان میں ادب و احترام کا جذبہ بڑی حد تک موجود تھا. ہم صرف باقر صاحب کے تعلق سے منفی پہلو ہی سوچا کرتے ہیں, ان میں انسانیت بھی پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی. شاعری میں ان کا اپنا ایک مزاج تھا, ان کا ایک اپنا مزاج تھا, اور وہ کھل کر نہ صرف شاعری کرتے تھے, اس میں تجربے کرتے تھے, اور تنقید میں بھی ان کی اپنی ایک علیحدہ پہچان بنی ہوئی ہے, جو گوپی چند نارنگ, شمسران فاروقی اور وارث علمی سے قدر مختلف ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے باقر صاحب کے انتقال کے بعد وہ سارے خطوط جمع کیے جو انہوں نے وارث علمی کو لکھے تھے. اور جب میں اسلم پرویز علیہ شوقی کے ساتھ احمد آباد گیا اور وارث صاحب سے درخواست کی کہ آپ کے نام آئے خطوط وہ بھی جمع کر کے مجھے دے دیجیے, تاکہ ان خطوط کو کسی طرح شائع کیا جائے. اور یہ بات جب اسلم پرویز کو معلوم ہوئی تو اسلم پرویز نے کہا یہ کام میں کر لوں گا. پھر بیچ میں افواہ پھیلی کہ وہ خطوط اسلم پرویز نے واپس کر دیے ہیں وہ بمبئی والا کے پاس, لیکن پچھلے دنوں جب ملاقات ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ سارے خطوط جمع ہیں اور وہ کتابی شکل میں آئیں گے, صرف ایک طویل مضمون کے متقاضی ہیں, اس لیے اس طویل مضمون کے لیے وقت درکار ہے. اچھا یعقوب بھائی, آپ نے ترجمے مراٹھی سے اردو میں بہت کیا, آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ اردو شاعروں کو بھی کارٹون میں متعارف کیا جائے, ان کے ترجمے مراٹھی میں لایا جائے؟ فیصلہ مشکل ہے, لیکن باقر مہدی صاحب کی نظمیں تھیں, اور بھی جو نظم یہ کام آپ کو
राम पंडित ने बहुत खूबी से किया है। राम पंडित जी की आप मैं- लगा कभी कि आप करें कभी? मैं चूँकि उर्दू अदब का हिस्सा बना तो मराठी शायरी या मराठी अखबार जरूर पढ़ता हूँ, और ये अखबार पढ़ने का सिलसिला भी वो मेरे मोहतरम प्रिंसिपल की मौत की खबर मुझे न मिलने की वजह से मैंने तकरीबन 1991 में इंतकाल हुआ था, तो उनकी याद में आज भी उर्दू के साथ, उर्दू और अंग्रेजी अखबार के साथ मराठी अखबार ज़रूर पढ़ता हूँ। इसलिए भी कि मराठी अखबारात में छोटे से छोटे शायर के ताल्लुक से भी कुछ न कुछ मज़ामीन, कुछ न कुछ रिपोर्टें आती रहती हैं। उर्दू में महज इस इंतज़ार में रहते हैं कौन कब मरेगा और कब उसके बारे में लिखा जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल किया था शादाब ने डॉक्टर साहब। मेरा कहना सही बिल्कुल है शादाब का कि ये काम होना चाहिए था कि मराठी के शोरा व अदबा को तो हम लोग लेके आए यहाँ, लेकिन उर्दू के शोरा या अदबा को भी उसमें बेहतर होता है कि मोनोग्राफ टाइप ही होता तब भी चल जाता है। बात सही है, मैं नहीं किया, ये मेरी कमजोरी है, समझ लीजिए उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि उर्दू से मराठी में अदब मुंतकिल हुआ ही नहीं। मेरे प्रोफेसर रावी जोशी ने मराठी उर्दू के बहुत सारे अफसाना निगारों के अफसाने उर्दू में बहुत पहले मुंतकिल कर दिए थे, और वो फिर कृष्णचंद्र के हों या मिनटों के हो, बहुत सारे गाने या अफसाने उर्दू मराठी में आ चुके हैं। और ये उसके बाद ये और भी लोगों ने काम किया, शरद जोशी ने काम किया है। फिर अभी पिछले दिनों किसी एक और शायर ने मीरा फाजली के नज़्म शामिल किए हैं और तर्जुमा किए हैं, और ये राम पंडित जो है मुस्तकिल करते ही रहते हैं, काम करते रहते हैं। मुस्तकिल काम करते ही रहते हैं। उर्दू अगर आप इजाज़त जी, उर्दू के शायर और आदिबों के ताल्लुक से तो माधवा पगड़ी ने जो काम किया हुआ है वो 2000 सफ़े का पूरा बिल्कुल सही। मतलब आप देखिए मीर से लेके उनके दौर तक के जितने उद्बा शोरा हुए सबका वो उन्होंने वो और 2 वॉल्यूम में 1000 सफ़े के 2 वॉल्यूम में वो खास मराठी बिल्कुल टोटल 5 वॉल्यूम पूरे मराठी की उनकी तहरीरों के 5 वॉल्यूम शाये हुए, उसमें से 2 वॉल्यूम सिर्फ उर्दू के अदीबों के ताल्लुक से। काम बहुत है मराठी में उर्दू के ताल्लुक से, और हमारे यहाँ ऐसा है कि हम मराठी वालों को नहीं पढ़ते ज़्यादा, इसीलिए ये जो तर्जुमा इन्होंने किया ना ये बड़ा अहम काम था। उन्होंने एक बात कह दूं कि गालिब मुश्किल पसंद शायर है, लेकिन उनके तर्जुमे भी उर्दू मराठी में हुए हैं, और न सिर्फ तर्जुमे हुए हैं बल्कि उन पर किताबें भी लिखी गई हैं, और अच्छी खासी किताबें हैं, और वजाहतें भी जरूरी वजाहतें भी की गई। नहीं, आप जदीद उर्दू अदब पर भी मैं समझता हूँ, जैसे मुतब्बिर सिरखुद साहब हैं, उनका कादरी साहब हैं, आज़िम नदीम साहब हाँ, ये जदीद उर्दू अदब जो शायरी हमारी चल रही है या ये उनको उसको ले आना चाहिए। मेरा ये आपकी बात सही है, उनको ले आना चाहिए, लेकिन ये राब्ता और ये कासिम नबवी अपने तौर पर करते ही रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा सरफोज साहब भी करते रहते हैं, वकार कादरी करते रहते हैं। आप भी औरंगाबाद जैसे के शहर में रह चुके, आपका भी फर्ज बनता था कि आपको भी तर्जुमे कर लेना चाहिए। उनका एक बड़ा कारनामा है, उन्होंने वो मराठी की सूफी शायरी का उन्होंने बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम नहीं था, मैं अपने अफवाह वापस ले लेता हूँ। अच्छा, मुंबई डॉक्टर साहब आप कब आए थे, किस सन में पहली बार मुंबई आना? 1966 1966 जब मैं 23 साल का था। 66 और कुछ तो बच्चों भाई बेटा आप लोग कुछ सवाल वगैरह कर लीजिए। तहरीन तो उसी इलाके से पूछ लो सर से। सर, आप जब मुंबई आए तो आपको फर्क बहुत लगा होगा कोकण के इलाके से और मुंबई के इलाके में, तो वो फर्क आपके अंदर मतलब क्या ऐसे जज्बात पैदा किए जो आपको ऐसा लगा कि कोकण से एक अलग चीज मुंबई में है? मुंबई मेरी तालीम जो है वो उर्दू में भी हुई, मराठी में भी हुई। उर्दू से नावाकिफ नहीं था मैं जब मुंबई आया था,
बड़े वाकियत रखता था और मेरे तलफ़ुज़ात दुरुस्त करने में एजाज सिद्दीकी और ख़ानदान का बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं इसका इज़हार कर चुका हूँ, उसको रिपीट करने की ज़रूरत थी। और किसी को कुछ पूछना है सर से? एजाज साहब, ये सवाल जो मेरे ज़हन में है कि जो अगर आज से 20 साल पहले या थोड़ा पीछे हम जाएँ तो जो अदबी माहौल कोकन का था अब वो नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ उस पर आप रोशनी डालें। या वैसा है, लेकिन अखबार है भी तो करीब करीब रिवायती किस्म का आज भी। हाँ, बहुत कम लोग, कम शायर कोकन ऐसे आए जो अदब से एक धारे का हिस्सा बन सके। एक खास तौर पर एक बहुत ज़हीन शायर के कम उम्र में इंतकाल कर गए दाऊद गाजी, और वो बाकर मेहदी मुहाफिज हैदर के अच्छे खासे दोस्त थे। उनका 31 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। उनका शेरी मजमुआ वक्त की सदियाँ के नाम से मैंने और मदूजा खावर साहब ने मिलकर तरतीब दिया है। वो बहुत होनियार शायर थे और ये नज़री नज़्म का सिलसिला है जो हम शुरू करते हैं कि पिघलानी इल्म से शुरू हुआ था सज्जाद हैदर के ज़रिए, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि नज़री नज़्म का सिलसिला दाऊद गाजी ने शुरू किया। बाकर मेहदी से आपके ताल्लुकात थे, आना जाना था उनके? यकीनन पूरी जिंदगी मेरी उनके साथ सवाल कर रहे हैं। उनकी शख्सियत पर रोशनी का पूरा अदब रोशनी डाल चुका है, तो आप पढ़ते ही नहीं क्या? मैं उनकी अच्छी खिदमत पे नहीं, उनकी जाती शख्सियत पे जिससे आपका मिलना वो कह रहे हैं, देखिए उन मिलना जुलना हमारा अक्सर होता रहता था और उनकी शख्सियत के पहलू भी उजागर होते थे और उनसे सीखने भी वो बहुत मिला। और मैंने इसीलिए कहा है कि वो मेरे लिए हमेशा शान का काम करते थे। जो भी कुछ लिखा, और मैंने जो 4-5 साल की इब्तदाई शायरी ज़ाहिर कर दी, इसकी एक वाहिद वजह और वाहिद क्या पूरी वजह बाकर मेहदी थी। उन्होंने इस अंदाज से देखा कि इसमें कुछ नयापन है नहीं, या खुद इसको ज़ाहिर कर दो, और मैंने ज़ाहिर कर दिया। कोई चीज़ और वो सिर्फ अब अखबारों रसायल में मौजूद है, जबकि मैं उससे बरी हो चुका हूँ। तो इसके अलावा बाकर मेहदी की ने जदीदियत के ज़माने में भी वो शमसुरार फारूकी की तरह सरकारी एजेंट बनकर काम नहीं किया। तो इस पसमंजर में कि जब तरक्कुसनी या तरक्कुसंदी जो है वो का जवाल शुरू हो चुका था और उसको उसमें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे सज्जाद जहरी 1967 के आसपास। उस वक्त ही सब उनका इब्तिदा हुआ। इसलिए वो शुरू में शबरंग के नाम से 2-3 शुमारे निकले, बाद में एजाज हुसैन साहब उससे अलग हुए, एहतिशाम हुसैन साहब उससे अलग हुए, और बाद में शमसुर फारूकी साहब ने उस सिलसिले को जारी रखा। जबकि काला जो है वो एहतजाज का सिंबल है। और एक और बात कहूँ कि उन्होंने जदीद शायरी की बहुत सख्त मुखालिफत की थी। जो ये दरुम बीनी थी जात की, और अपना आलमिया रो रहे थे, जात का रोना शुरू करते थे, ये सारा बकवास था। ये महज तरक पसंदों को रन डाउन करने के लिए सिलसिला शुरू हुआ था, और ये सरकारी सतह पर हुआ था। शमसुर फारूकी हुकूमत हिंद के बहुत बड़े अफसर IAS अफसर थे, और उन्होंने जानबूझकर ये सिलसिला शुरू किया। और न सिर्फ खुद गुमराह हुए, खुद तो गुमराह नहीं हुए, दूसरों को गुमराह किया और बुरी तरह गुमराह किया। लेकिन जब अपने तौर पर लिखने लगे तो अब पहले शुरू में अफसाने किसी और के नाम से लिखते थे, बाद में अपने नाम से लिखने लगे, और एक चांद सरे आसमां जो है नावल लिख डाला, और बोला बयान के बयानिया
अमीर पर बहुत सारे काम किया, लेकिन ये बयानिया के मुखालिफत में ये काम करते थे और उसी बयानिया के सहारे जो है वो नावल लिख सके। तो इन्होंने इस एतबार से बहुत बड़े नाकिस सही, लेकिन बहुत बड़े गुमराह कुन आदमी भी थे, गुमराह करने वाले आदमी भी थे। हाँ बेटा, तुम लोग और कुछ? सर आपने भी तो जदीद शायरी को तहरीक और शबखून की नाजायज औलाद कहा है। जो बिल्कुल कहा है उसी इसलिए तो वो शायरी जो उस जमाने में मैंने रद्द कर दी, कह दिया मैंने तहरीक में छपी थी और देख तो क्या मांग। सर एक सवाल पूछना था। बच्ची पूछ दी पहले, शबाना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके शुरुआती दौर में मुंबई के अदबी मंजरनामा और आज के अदबी मंजरनामे में क्या फर्क है? आज की करीब नाम खत्म हो चुका है। 2-4 नाम है जो आज भी चंद नाम है जो आज भी है। कासिम नदीम है, कमर है, उवैद आजमी है, शाहिद हैं, जाकिर साहब को अभी भी कुछ मंजिलें तय करनी है, करने बाकी है, वो वक्त करता रहेगा। लेकिन वो बात नहीं रही जो किस तरह के जमाने में थी या जदीदियों के जमाने में थी, फैजार ग्रुप के जमाने में थी। वो चहल पहल अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। और अगर किसमें वाकई कुछ दमखम है वो वक्त के साथ उभर कर आएगा। और मुझे इत्मीनान है कि एक न एक वक्त कमर सिद्दीकी वो कहीं आगे का सफर करेंगे। जी वो नए अफसाना निगार तो मैं अफसाने कम पढ़ता हूँ, बहुत उसकी तरफ तो जो नहीं है। और मेरे मासूम अफसाना निगार के साथ मेरी अपनी ये होती। और वो ये सिलसिला ये मुंबई के ही अफसाना निगार थे जिन्होंने उर्दू अफसाने में कहानी को वापस लाया। यकीन वरना सब के सब बिहार के, यूपी के गुमराह हो चुके थे। इन लोगों ने बयानिया को वापस लाया उर्दू अदब में, अफसाना निगारी। अनवर खान, साजिद रशीद, अली इमाम नकवी, और कितने नाम चाहिए आपको? अनवर कमर, मुकद्दर अमीर। जी जी बिल्कुल। एक सवाल ये है, आपने हालांकि जरा सा जिक्र किया उसका, थोड़ा सा जिक्र किया आपने, लेकिन वो थोड़ा सा पिछड़ा रह गया मुझे ऐसा लगता है। कोकन उर्दू राइटर्स गिल्ड जो एक थी उसमें आप शुरुआती दौर से ही शामिल थे, तो उसकी क्या कारगुजारी थी और आपके उससे जुदा होने की क्या वजूहत थी? मैं माजी को दोहराना नहीं चाहता, फिर भी चूंकि वो मौका मिला है तो दोहरा ही दूँ। ये जब सिलसिला शुरू हुआ दाऊद गाजी की किताब की तरकीब का, तब शायर शीवी साहब ने पहल की। उस वक्त नैरोबी में आकर थे और उन्होंने उस वक्त 1000 रुपये, उस वक्त 1000 बहुत हुआ करते थे, वो उन्होंने दिया और ये सिलसिला शुरू हुआ। हम लोगों के, मैं, खावर, नूर प्रकार, इन तीनों के की रकम जो है वो शायद शिवी ने ही अदा की थी और इस तरह की वो बनी थी। और हाँ, उसके बाद दाऊद गाजी का जब मजमुआ छपा तो तकरीबन 50-60 की 100 किताबें तक मौजूद रही। बाद में बाकी सारी किताबें खावर साहब लेकर गए और बाद में पता नहीं चला कि वो किताबें कहाँ गई, कैसे गई, उसका पैसा कहाँ हुआ, कहाँ खर्च हुआ, ये कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ बदगुमानियाँ पैदा की जाने लगी और इस पस मंज़र में उससे अलग हुआ और ये सिलसिला। और फिर ये वाक़या है कि शाहिद साहब ने कभी अपनी कोई किताब उस इदारे के तवज्जुह से नहीं छापी, अपने तौर पर छापी, लेकिन दूसरों को वो मौका दिया कि वो, और उसी पस मंज़र में ये उनका पर्चा भी निकलता रहा। तरसील बम्बई से तरसील है और वहाँ से परवाज़। बंद करो।
सर मैं आपसे 41 साल के बाद मिल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आपको बखूबी जानता हूँ जी मैं जब साजिद रशीद से कांटेक्ट में आया जी। तो मैं आपके बारे में बराबर पूछता रहता था। जी मेरा ताल्लुक उस स्कूल से है जिसके आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, मोरल उर्दू हाई स्कूल। मोरल उर्दू हाई जी, स्कूल। जी। और वो खिदमत भी अंजाम दी होंगी जो दूसरे तलबा ने दी थी। हाँ तो अभी ईंटें भी उठाई होंगी। नहीं, वो तो अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन नहीं, उसके माने उस पहले ग्रुप में नहीं थे आप। नहीं मैं उसमें नहीं था। क्योंकि उस वक्त जो है वहाँ के उस स्कूल के असातिज़ा ही नहीं बल्कि बच्चों ने भी ईंटें भी उठाई हैं, पैसे भी जमा किए हैं, मस्जिद जगह जगह जाकर पैसे भी जमा किए हैं और तकरीबन उस वक्त 5-5.5 लाख रुपए जमा किए थे। और उसी की बुनियाद पर वो स्कूल कायम हुआ था, वो इमारत कायम हुई थी। इसलिए मैंने वो तफसील बाद में पढ़ी नहीं। वो अगर पढ़ लेता तो आप पर सब चीजें आस्कार होती। अगर दिलचस्पी है तो जो किताब वकार कादरी और उन्होंने राम पंडित और उन्होंने तरतीब दी है उसमें स्कूल के ताल्लुक से तमाम तफसीलात मौजूद हैं और हक़ाइक़ पर मबनी मौजूद है। मेरी मोहब्बत उर्दू से है और आपसे है क्योंकि मैंने शायरी को चुना तो शायद हो सकता है कि आपको ही देख के चुना, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे प्रिंसिपल है। हाँ जी सर, ये तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अय्यूब है। अय्यूब, और पूरा शायरी करते थे क्या नहीं करते? करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो मुझे खुशी है कि उसी स्कूल का एक तालिब इल्म है जो आज 5-6 नावलों का मुसन्निफ है। इसका नाम है रहमान अब्बास। और आपके अंदर में जो है मदर सलीम भी थे। जी हाँ, मदर सलीम भी थे और मदर सलीम को गुमराह किया गया वो ये कहकर कि भाई याकूब राही बड़े सख्त प्रिंसिपल हैं और उसकी गुमराही में मेरे अजीज गुमराही तो उन्होंने की नहीं लेकिन उनकी देखा देखी में वो स्कूल छोड़कर ही चले गए कासिम इकबाल नियाज़ी। लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया कि भाई मेरे इकबाल नियाज़ी जा रहे हैं उस स्कूल में जिसकी बुनियाद रखने वालों में उसके वालिद मौजूद थे और तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन वो इस चक्कर में छोड़कर चले गए कि वो माही में बीएड कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते थे और प्रोफेसरी की ख्वाहिश उनको बहुत थी। पीएचडी की डिग्री उसके लिए डिग्री की भी बहुत कोशिश करते रहे लेकिन अफसोस वो डिग्री जो है उनके इंतकाल की बात ही नहीं। ये है कि और बाद में वो सारे लोग सिरात मुस्तकीम से भटके हुए। कौन? नहीं गुमराह उस जमाने में नहीं, वो सिरात मुस्तकीम से इस्लाम वालों को मालूम है, बाकी लोगों को नहीं मालूम। सर ये शायरी का तो आपने बता दिया। मुंबई में अभी पूछा था कि जैसे कमर सिद्दीकी का नाम लिया आपने, वहीद आज़मी है वगैरह का नाम लिया। आप चूंकि तनकीद से भी आपका बड़ा रास्त ताल्लुक रहा है तो क्या आप अभी यहाँ मुंबई में तहरीरी का कोई मंजरनामा मुस्तकबिल के इम्कानात के ताल्लुक से देख रहे हैं? ऐसा मैं दूर तक दिखाई नहीं देता। सही है सर मैं और कहीं कुछ अगर अक्स दिखता है तो दिखता था तो वो इलिया शौकी में था और कहीं जो कुछ एडिटोरियल या कुछ मज़ामिन में पढ़ता हूँ तो कमर सिद्दीकी में दिखाई देता है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बातें उस वक्त भी कहता जब यहाँ ये मौजूद न होती। सर मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ आपसे कि मराठी का जो पनपारा आपके सामने होता है जिसे आप उर्दू में तर्जुमा कर रहे होते हैं तो तर्जुमा करते वक्त आप किस चीज़ को पेश नज़र रखते हैं? उसके मौजू को, उसकी फिक्र को या फिर उस पनपारे की उसूलों को, बयान को, उसके तमाम चीज़ों तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, वरना वो तर्जुमे के असर वैसा होता है जैसे रफ़िया शबनम आबिदी के पहले शेरी तराजुम पर मुश्तमिल किताब का होगा। नारायण सुरवे की किताब का सलाम
नहीं, नारायण सुर्वे की किताब माझे विद्यापीठ, माझे विद्यापीठ उस वक्त तर्जुमा किया था, वो सही नहीं था। और मैंने जो तर्जुमे किए वो तमाम मेरे दोस्त अहबाब मौजूद थे जो मराठी जानते थे। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे केशव हमेशा, वो नारायण सुर्वे मेरे दोस्त रहे, तो बुजुर्ग दोस्त थे। उनसे पढ़ने तर्जुमा करने के बाद उनको दिखाना पड़ा, दिखाता रहा और वो उन चीज़ों की निशानदेही करते रहे और तब कहीं जाकर बेहतर तर्जुमा हो सका। वरना और अच्छा हुआ कि रफिया साहिबा ने दूसरा शेरी मजमा सलाम के नाम से जो तरतीब दिया, मंगेश पड़गांवकर का, वो उस वक्त सलाम, तो वो उन्होंने पड़गांवकर साहब से दिखाया और तब जाके शाये किया। और एक बात और बता दूं कि मराठी शायरी के जो हिंदी में तराजुम हुए हैं वो इतने खराब हैं कि अगर उन पर आप यकीन कर लें तो मराठी शायरी की हैसियत जो है बहुत कमतर मालूम है। बहुत बुरी तरह तराजुम किए गए हैं और यहाँ तक कि मानी भी बदले गए हैं। याकूब भाई, एक हल्का फुल्का सा आपने बहुत से लोगों की तकलीफात पे चौकड़ी मारी जी, है ना? आज भी मारता हूँ। क्या आपकी तकलीफात से किसी ने चौकड़ी मारने की बहुत से पहला मैंने आपको बताया चौकों के बाकर साहब ने मार दिया। करवा दिया। आपके हमसों में हमसों की बात है, उस्तादों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमसरों की खूबी, हमारे हमसरों की ये खूबी ये थी कि हम एक दूसरे पर खूब जमकर तनकीद करते थे, एक दूसरे को मशवरा देते थे और हम रियलाइज करते, गुस्सा होते थे, जरूर गुस्सा होते थे, लेकिन एक दो दिन के बाद जब महसूस होता था कि भाई किसी ने मशवरा दिया था, सही था, तो उसको कबूल भी करते थे और मान भी लेते थे। ये सिलसिला और ये समझ जो है वो आज की जनरेशन में नहीं है। सही कहा सर। मेरा एक सवाल है, आप ज़्यादा लोगों को पैमाने में नाप रहे हैं, तो ये किस आपका नापने का पैमाना क्या है किसी भी शख्सियत को? ज़्यादातर लोगों को आपने गुमराह बताया। गुमराह मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ शंकरराव फारूक को बताया कि गुमराह करने वालों में शामिल। किस एतबार से आप इनको नाप लेते हैं? वो ये है कि वो आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई, नेहरू के ज़माने में कुछ काम हुए लेकिन सारे ख्वाब पास हो चुके थे। ऐसी सूरत में होना क्या चाहिए था? अदब पर अपनी जात का रोना चाहिए था कि दलित शायरों की तरह जो है एहतिजाजी शायरी करनी चाहिए थी, एहतिजाजी अदब पैदा करना चाहिए था। और वो एहतिजाजी अदब के खिलाफ तो सरासर वो तो गुनाह समझते थे। और इमरजेंसी के ज़माने में उन्होंने ही तामीरी अदब की बात शुरू करी थी। वो ऐलान कर दिया था कि आप तामीरी अदब होना चाहिए। अरे तामीरी अदब और तनकीदी अदब में क्या तरक्की अदब क्या फर्क है? तो इसलिए गुमराह बता रहा हूँ। अरे उलझाने का एक साहब शौकत हयात वो तो पागल हो चुके थे उन्हीं की गुमराही में। और क्या सबूत दूं किसका? यूसुफ मन्नान को तरफ पसंद गुमराह किया और उसको चंद अफसानों की बुनियाद पर बहुत बड़ा अजीम अफसाना बताना शुरू किया। और आज तक उनकी कोई किताब जो है सामने आई ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ये सवाल है आपसे कि आप मौजूदा नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से वो एक बेहतरीन अतीत बन सके? एक तो बुनियादी ज़रूरत है मुशाहिदे की, उसको मुशाहिदे को तहरीर में लाने के लिए मुताले की ज़रूरत है। और ये मुताला बहुत कम होता, धीरे धीरे कम होता है। जब से ये फोन आए हैं, सोशल मीडिया तक हुआ है, अब वो फेसबुक ज़्यादा पढ़ते हैं, किताबें नहीं पढ़ते। और जब तक किताबें पढ़ेंगे नहीं तब तक न अदब समझ में आएगा, न अदब में कुछ किस तरह सफ़र किया जाए ये समझ में आएगा। हम तो वक्ती
اس معاملات میں الجھ جاتے ہیں اور اپنا وقت جو ہے، اسی لیے کل کسی عزیز نے ایک ویڈیو بھیجا تھا چھوٹا سا، اس میں بتایا تھا کہ چھوٹا بیٹا بچہ جو ہے وہ موبائل پر کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے اور ماں باپ دونوں اپنے ہاتھ میں کتابیں لے کر پڑھ رہے ہیں۔ اب جب دونوں کی طرف یہ دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کتابیں پڑھ رہے ہیں، تب وہ بھی اپنے ہاتھ کا موبائل بازو میں رکھتا ہے، جا کے اپنے اسکول کی کتاب لے آتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ سلسلہ یہ جب تک نہیں ہوگا، ادب کا مطالعہ جب تک نہیں ہوگا، اور وہ خاص طور پر کلاسیکی ادب، اور تب تک نہیں ہو سکے گا۔ اور جہاں کلاسیکی ادب ہے وہاں ترک پسند ادب بھی بہت اہم ہے، اور خاص طور پر منٹو، کرشن، بیدی یہ بہت اہم ہے۔ شاعروں میں فیض کو ہم ہمیشہ بڑا کہتے ہیں، اور مگر میرے نزدیک غزلوں کی حیثیت سے میرے نزدیک مجروح کے مقابلے میں بہت کمزور شاعر ہے۔ جی سر، شکریہ۔ بہت شکریہ یعقوب راہی صاحب۔ سامعین، ہم ایک کتاب سے جتنا سیکھتے ہیں، ایک ادیب، ایک شاعر اور اپنے عہد کے ادیب اور شاعر کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم کئی کتابوں سے زیادہ سیکھتے ہیں، جو آپ نے محسوس کیا ہوگا آج یعقوب راہی صاحب کی گفتگو میں۔ بہت شکریہ۔ حاضرین، اب میں درخواست کروں گا اعجاز ہندی صاحب سے کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں۔ جی ایک منٹ، ایک تصویر لکھ سکتے۔ اعجاز ہندی صاحب نثر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں، شاعری تو خیر بہت اچھی کرتے ہیں اور ابھی سنیں گے بھی ان سے، لیکن نثر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں اور گفتگو بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں اعجاز ہندی صاحب سے کہ وہ صدارتی خطبہ پیش کریں۔ یہ فون آیا تھا، آپ نے بند کروا دیا تھا، اوپن کروا دیا، اس کو اوپن کر دیا، تصویریں سب اوپن کر دی۔ سر اجازت۔ معزز حاضرین، یعقوب راہی صاحب سے میرا تعارف جب ہوا تو میں شعر و ادب میں نیا آیا تھا، اور ان کی ایک نظم، مشہور زمانہ نظم جو ہے آخری تیلی، اس سے میں ان سے متعارف ہوا۔ آخری تیلی ہے، ماچس میں چھپا کر رکھو، جانے کب سوکھی ہوئی فصل جلانے کے کام آئے۔ اب اس نظم کو میں نے اپنے دوران سفر کئی نشستوں میں، مشاعروں میں، کہیں نظامت کرتے ہوئے یا کہیں ذاتی گفتگو میں نے کئی بار یہ نظم پڑھی اور کئی بار لوگوں کی نظم سنائی ہے۔ جہاں تک باقر صاحب کی، یعقوب راہی صاحب کی شاعری کا تعلق ہے، ان کا محبوب موضوع جو ہے وہ کمیٹڈ رہا ہے۔ اب کمیٹڈ کے تعلق سے، کمٹمنٹ کے تعلق سے اس زمانے میں ایک بڑا اچھا لطیفہ چل رہا تھا۔ وہ شاعر جو یہ کہتے تھے کہ ہم کمیٹڈ نہیں ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے نن کمٹمنٹ ہونے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ تو بہرحال اب باقر مہدی کے ساتھ تعلق سے بھی آپ نے کہا، باقر کے یہاں بھی ایک احتجاجی لہجہ ہے، ان کے یہاں بھی ایک باغیانہ لہجہ ہے۔ ان کی یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت مختصر نظمیں کہتے ہیں، یہ بلکہ مختصر ترین بھی کہا جائے، انہوں نے خود کہا ہے۔ اور غزلیں بھی ایسی ہیں، 3 شعر 4 شعر 5 شعر، زیادہ طوالت نہیں۔ اس تعلق سے ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ جب میں اپنی بات چند لفظوں، چند مصروں یا چند شعروں میں مکمل کر سکتا ہوں تو خامخواہ طول کلامی کو شعر کیوں بناؤں۔ اس کے باوجود جو ان کی شاعری ہے اس نے ایک اچھی خاصی نسل کو متاثر بھی کیا ہے، ہرچند کہ انہیں بہت زیادہ پذیرائی ان کے دور میں نہیں ملی، بہت زیادہ کنڈیمیشن بھی ہوا، لیکن اس کی کئی دوسری وجوہات بھی رہی ہیں، ترقی پسندوں کا معاملہ، جدیدیوں کا معاملہ، کچھ اختلافات، کچھ باتیں، اور یہ جو ایک رویہ تھا باغیانہ اور انقلابی باتوں کا، اس کی وجہ سے بھی بہت سی باتیں پس منظر میں چلی گئیں۔
تو اب چونکہ ترقی پسندی اور جدیدیت تقریباً ختم ہو رہی ہے، مابعد جدیدت کا بھی کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے، جس کو نارنگ صاحب نے بہت اچھالا، بہت مشہور کیا. آج ادب کی معنویت جو ہے وہ کافی بدل چکی ہے. ہمارا ماحول، ہماری سیاسی فضا، ہمارے ملک کی جو فضا ہے وہ ان کے 30-40 سال پہلے والے دور سے بہت مختلف ہے. آج ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہماری شاعری کی تلمیات بدل چکی ہیں، ہمارے ستارے بدل چکے ہیں. تو اب ایسے ماحول میں ہم کو اگر زندہ رہنا ہے، ہم کو اگر شعر کہنے ہیں، ہم کو اگر ادب میں اپنا مقام بنانا ہے تو یقیناً بہت کچھ سوچ سمجھ کر، بہت کچھ پڑھ کر ایک دوسرے سے سیکھنا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ ہم موبائل کے اس میں دیکھ کر کے یا واٹس ایپ کی یا فیس بک کی شاعری پڑھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ بھائی ہم ادب میں کچھ حاصل کر لیں گے. نہیں، میں اپنے اکثر دوستوں کو اس بات پہ ٹوکتا رہتا ہوں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے فیس بک پہ لکھ لیا، ہمارے 40,000 وہ ہیں فالوورز ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ادب صرف اور صرف پڑھنے، سمجھنے اور برتنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب ان کی جو وہ نظم جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، اسی نظم کو انہوں نے ایک شعر میں بھی تبدیل کیا ہے رائی صاحب نے. وہ نظم وہ تھی کہ آخری تیلی ہے ماچس میں چھپا کر رکھو، جانے کب سوکھی ہوئی فضل جلانے کے کام آئے. وہ آخری تیلی جو رائی صاحب ماچس میں چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، کیا آج بھی وہی کام انجام دے سکتی ہے؟ اس پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. رائی صاحب نے اسی نظم کو شعر میں تبدیل کیا ہے. آخری تیلی ہے ماچس میں چھپائی جائے، آخری تیلی ہے ماچس میں چھپائی جائے، جانے کب سوکھی ہوئی فضل جلانے کے کام آ جائے. جانے کب سوکھی فضل جلائی جائے، انہوں نے یہ کہا ہے. آخری تیلی ہے ماچس میں چھپائی جائے، جانے کب سوکھی فضل جلائی جائے. بہرحال ان باتوں کے ساتھ میں بہت شکریہ کے ساتھ اپنی بات پوری کرتا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہاں حاضرین، ابھی آج کل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو ایسے شعراء ایک ساتھ جمع ہوں جن کا نام جو ہے پورے ایک عہد کے ساتھ جڑ جائے، جو اپنے عہد کا ایک استعارہ بن جائے، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا کلام بھی ضرور سنیں. اور یہ سبھی سامعین کی خواہش ہے کہ راہی صاحب بھی اپنا کلام سنائیں اور بھرپور سنائیں، اور اعجاز ہندی صاحب بھی اپنا کلام سنائیں اور بھرپور سنائیں. پہلے میں یعقوب راہی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں. ہاں بالکل صحیح. نہیں مشاعرہ نہیں ہے، یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھتے تو ماحول بن جائے. تو آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو میں تو بس یہ کہ سمجھ جائیے کہ ایک ماحول بنانے کے لیے کچھ اشعار جو ہے کہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں یعقوب راہی صاحب سے ذرا سا سنانے کا موقع یہاں بہت دنوں سے نہیں ملا، تو یہ میں چاہتا ہوں. اتفاق یہ ہے کہ میرا موبائل لائیو پہ لگا ہوا ہے تو جو یاد آ رہا ہے جہاں تہاں سے، کیونکہ نئی غزل ہے تو وہ یاد نہیں ہے. ہاں تو پرانی کی اصل میں اس لیے سنا رہے کہ ایرار صاحب کو بہت اعتراض ہوتا ہے اگر پرانے کلام جو ہے اتنے اچھے ہیں اور نئے یا پرانے سب نئے لگتے ہیں. اسی خوبی کی بنا پر تو یعقوب صاحب نے کہا ہے. جی بہت شکریہ. یعقوب بھائی دیکھیے کہ رات کو رات سے بھی بڑھ کے گزارے ہوئے لوگ، رات کو رات سے بھی بڑھ کے گزارے ہوئے لوگ، یعنی فرقت میں تیری چاند ستارے ہوئے لوگ. رات کو رات سے بھی بڑھ کے گزارے ہوئے لوگ، یعنی فرقت میں تیری چاند ستارے ہوئے لوگ. اور سچ تو یہ ہے کہ یہاں کس سے وفا کی تم نے،
सच तो ये है कि यहाँ किससे वफा की तुमने, मौजज़ा ये है कि इस पर भी तुम्हारे हुए। सच तो ये है कि यहाँ किससे वफा की तुमने, मौजज़ा ये है कि इस पर भी तुम्हारे हुए लोग। और आज बाजार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ, आज बाजार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ, शौक पहने हुए जुल्फों को सवारे हुए। आज बाजार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ, शौक पहने हुए जुल्फों को सवारे हुए लोग। और लोग तो लोग हैं क्या उनका भरोसा कीजिए, लोग तो लोग हैं क्या उनका भरोसा कीजिए, एक जरा वक्त पड़ा और किनारे हुए लोग। लोग तो लोग हैं क्या उनका भरोसा कीजिए, एक जरा वक्त पड़ा और किनारे हुए लोग। और हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर, हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर, इनमें कुछ लोग हैं नजरों से उतारे हुए लोग। हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर, इनमें कुछ लोग हैं नजरों से उतारे हुए लोग। बहुत शुक्रिया एरार भाई, अब लगता है कि माहौल बन गया है, इसलिए अब मैं ज़हमत कलाम याकूब राई साहब को दे रहा हूँ। याकूब साहब जो है वो याकूब राई साहब हमारे ज़माने के बहुत बड़े। मैं एक बात डॉक्टर साहब ये मेरे जहन से निकल गई थी कि हम लोग बिल्कुल नए थे मुजफ्फर भाई, राई साहब आते थे और जो आरियाना तेवर था तो हम लोगों को, अब ये राई साहब ये डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ, हम लोग आपस में जो स्टूडेंट थे तो हम लोगों को चेगोरा की छवि नजर आती थी। वो एक्चुअल बात से बात चली, इनकी जो किताब है ना उसमें वो जो बाकर मेहदी के ताल्लुक से जो उन्होंने वो लिखा है खाका, नाजिम साहब ने, यूसुफ नाजिम साहब ने, वो वहीं आपके कॉलेज में ही पढ़ा गया वो खाका था। और उसका उस पूरी महफिल का रिपोर्टाज उन्होंने लिखा है। बात से बात चली जी। मैं कुछ नज़में सुनाऊंगा पहले। खामोश है भाई आप लोग। और ये एक नज़्म है गांधी जी के नाम। गुज़श्ता शब के अमीन बनकर मुजस्समे की तरह खड़े तुम, बहार सुबह नमू के खालिक तलाश नाने जबी में गुमसुम। किरण किरण धूप बढ़ रही है कि छाँव भी मोतबर नहीं है, बदन बदन जख्म रिस रहे हैं कि दूर तक चारागर नहीं है। सुना है मैंने कि तुम अहिंसा को जुल्म का हल समझ रहे थे, मगर तुम्हारे भी जिस्म जान से लहू के धारे उबल पड़े थे। सुनो जो मेरी तो जबर कुल के ख़िलाफ़ लड़ना ही ज़िंदगी है, कि जुल्म अपनी हदों से गुजरे तो उसको सहना भी खुदकुशी है। एक नज़्म है चेगवारा की याद में। कांक्रीट की बनी उजली सड़कों पे बिखरे हुए खून के खुश्क धब्बों में सिमटी सी तड़पी सी जिंदा खलिश, नज़्म और ज़ब्त के नाम पर अमन और शांति के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बंद जेलों में जकड़े हुए इनकलाबी जवानों के ख्वाबों में सरकशी एहतिजाज इनकलाब और जदो मुसलसल रोशन, मगर पेज दर पेज कांटों भरी रह गुज़रों में जो काम आए हैं उनकी रिवायत ताज़ा करें। उन शहीदों के हाथों से छूटी मगर खून आशाम मिट्टी में गिरने से पहले संभाली हुई बंदूकों की तरह सर उठाती रहे आखिरी फतह तक, इनकलाबी शहीदों के बेदार ख्वाबों की ताबीर तक जंग जारी रहे।
ये नज़्म किसी ज़माने में सिलेबस में मौजूद थी, छोटी सी ही नज़्म है। मुझे तुमसे बस इतनी सी शिकायत है। जी, शिकायत। मुझे तुमसे बस इतनी सी शिकायत है कि तुम जब दिन के सहरा में निकलते हो, शराबों को हकीकत जानते हो, धूप सहते हो, अज़ाबों से गुज़रते हो, चरागे शाम जलते ही घरों को लौट आते हो, उम्मीदें सुबह में सोते हो, सब कुछ भूल जाते हो। न गैरत है, न गुस्सा है, न तब्दीली की ख्वाहिश है। एक नज़्म है मेरी नवासी के नाम, इससे पहले एक नज़्म सुनिए, बेख्वाब रातों का मुकद्दर। उसे खुद मैंने पटका था, उसे खुद मैंने पटका था, मेरे कुछ साथियों ने उसकी माँ को, उसकी बहनों को उसी के सामने नंगा किया था, असमतें लूटी थीं, फिर जिंदा जलाया था, मगर वो मुस्कुराता खेलता मासूम बच्चा गुज़श्ता चंद रातों से मेरी आँखों की झीलों में शगुफ्ता फूल रोशन चांद की मानिंद रह रह कर उभरता है। फसादे शहर से महफूज मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के हक़ में बस दुआए खैर करता है। मैं उस मासूम हंसते खेलते बच्चे को मुर्दा किस तरह समझूं कि वो बच्चा मेरी बेख्वाब रातों का मुकद्दर। एक नवासी के नाम है, नबा के नाम। नबा, तुम जो आओ तो घर में कोई चीज़ अपनी जगह पर न रखो। नबा, तुम जो आओ तो घर में कोई चीज़ अपनी जगह पर न रखो। कभी कुछ उछालो, कभी कुछ पटक दो, कभी अपने सारे खिलौने सजाओ, कभी उनको जोड़ो, कभी उनको तोड़ो, एक उधम मचाओ। एक उधम मचाओ कि मैं घर तो क्या, अब ज़मानो मकां के तातुल से उकता चुका हूँ। ज़मानो मकां का तातुल कोई आके तोड़े न तोड़े। नवा, तुम तो आओ, ये घर का सुकूते मुजस्सम तो टूटे। नज़्म है उस पार, मेरी आँख से कोई देखे तो उस पार, सबक सबके लिए कितने सारे उफक हैं। मेरी आँख से कोई देखे तो उस पार, सबके लिए कितने सारे उफक हैं। उफकता उफक, फूल ही फूल, खुशबू ही खुशबू, हवाओं के झोंके, परिंदों की डारें धनक चांद तारे, भरे खेत खलियान किलकारियाँ हैं, मगर कौन देखे, किसे क्या पड़ी है मेरी तरह देखे, कि सब तो यहाँ अपने अपने उजालों में घूमें। एक और, जाने कब किस घड़ी बुलाओ ऐ खालिके कौनैन। जाने कब किस घड़ी बुलावा हो और मैं दफन कर दिया जाऊं, रोज़े महशर जब आँख खुल जाए खुद को तेरे ही रूबरू पाऊँ। खुद को तेरे ही रूबरू पाऊँ, तेरे पूछे गए सवालों के जमकर ऐसे जवाब लौटाऊँ, जिनको सुनकर ऐ खालिके कौनैन तेरी मखलूक की बिगाड़ी हुई तेरी मासूम फ़ानी दुनिया पर तुझको अफसोस हो, नदामत हो। बहुत शुक्रिया राही साहब। ये देखिए, जो हमारे यहाँ नज़्म गोई की रिवायत है उसमें राही साहब का मकाम बहुत बुलंद है उर्दू नज़्म में, और जिसका अभी आपने जो नज़्में समाअत की उससे आपको अंदाज़ा होगा। अब मैं एजाज़ हिंदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब एजाज़ हिंदी साहब। सर एजाज़ गज़ल का मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ। मिजाजे आब गिल आतिश फ़िशा होने से पहले, मिजाजे आब गिल आतिश फ़िशा होने से पहले, बचा लो किश्ते जाँ अपनी धुआं होने से पहले।
मिजाज आब व गिल आतिश फशा होने से पहले बचा लो किश्ते जां अपनी धुआं होने से पहले अभी महफूज हैं जो बस्तियां उनको बचा लो अभी महफूज हैं जो बस्तियां उनको बचा लो ज़माने की हवा में रायगां होने से पहले अभी महफूज हैं जो बस्तियां उनको बचा लो ज़माने की हवा में रायगां होने से पहले ये ढलती शाम ये सूरज शफक आमेज़ मंज़र ये ढलती शाम ये सूरज शफक आमेज़ मंज़र कहीं महफूज कर लो बेनिशा होने से पहले खलाओं में भटकती फिर रही होंगी सदाएं खलाओं में भटकती फिर रही होंगी सदाएं उन्हें वापस बुला लो रायगां होने से पहले खलाओं में भटकती फिर रही होंगी हवाएं उन्हें सदाएं उन्हें वापस बुला लो रायगां होने से पहले बहुत से राज खामोशी ने उगले आखिर शब बहुत से राज खामोशी ने उगले आखिर शब बहुत कुछ सामने आया बयां होने से पहले बहुत से राज खामोशी ने उगले आखिर शब बहुत से राज खामोशी ने उगले आखिर शब बहुत कुछ सामने आया बयां होने से पहले हमारे घर भी खुशियों के लगा करते थे मेले हमारे घर भी खुशियों के लगा करते थे मेले मताए बेबहा नजर बुता होने से पहले हमारे घर भी खुशियों के लगा करते थे मेले मताए बेबहा नजर बुता होने से पहले बड़ी दौलत बड़ी इज्जत बड़ी शोहरत समेटी बड़ी दौलत बड़ी शोहरत बड़ी इज्जत समेटी अमीर शहर के नामहरबा होने से पहले दरे ये खैर आफियत बखैर आफियत गुजरा सफ़र इस ज़िंदगी का बखैर आफियत गुजरा सफ़र इस ज़िंदगी का दुआ अगले सफ़र की है रवा होने से पहले दुआ अगले सफ़र की है रवा होने से पहले और बहुत से हादसे हैं मुंतज़िर एजाज़ हिंदी बहुत से हादसे हैं मुंतज़िर एजाज़ हिंदी बहुत कुछ देखना है नागहां होने से पहले बहुत से हादसे हैं मुंतज़िर एजाज़ हिंदी बहुत कुछ देखना है नागहां होने से पहले मिजाज आबो गिल आतिश फशा होने से पहले बचा लो किश्ते जां अपनी धुआं होने से पहले एक गज़ल और जरूर कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं कई नस्लों से गुजरा हूँ बयां होता हुआ मैं कहानी कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं कई नस्लों से गुजरा हूँ बयां होता हुआ मैं खुलूस आगही बंदा नवाजी खैर खाई खुलूस आगही बंदा नवाजी खैर खाई कई खानों में बटता और जिया होता हुआ मैं खुलूस आगही बंदा नवाजी खैर खाई कई खानों में बटता और जिया होता हुआ मैं निगाहें शाख पर बैठे परिंदे पर जमा कर निगाहें शाख पर बैठे परिंदे पर जमा कर चढ़ाकर तीर नजरों का कमा होता हुआ मैं निगाहें शाख पर बैठे परिंदे पर जमा कर चढ़ाकर तीर नजरों का कमा होता हुआ मैं। और शेर देखिए कि इसी में खाक हो जाऊं तमन्ना है किसी दिन इसी में खाक हो जाऊं तमन्ना है किसी दिन तेरी आंखों की आतिश में धुआं होता हुआ मैं इसी में खाक हो जाऊं तमन्ना है किसी दिन तेरी आंखों की आतिश में धुआं होता हुआ मैं। तो किसी बंजर ज़मी की कोख में पनपा पनप कर किसी बंजर ज़मी की कोख में पनपा पनप कर खिज़ा मौसम की जद में रायगां होता हुआ मैं किसी बंजर ज़मी की कोख में पनपा पनप कर खिज़ा मौसम की जद में रायगां होता हुआ मैं। वही मैं हूँ जिसे धुतकार कर तुम खुश हुए थे वही मैं हूँ जिसे धुतकार कर तुम खुश हुए थे सरे महफिल ज़मी से आसमां होता हुआ मैं वही मैं हूँ जिसे धुतकार कर तुम खुश हुए थे सरे महफिल ज़मी से आसमां होता हुआ मैं। एक शेर बड़ा अजीब सा है कमर अधूरी ख्वाहिशें दिल में उमड़ती आ रही हैं अधूरी ख्वाहिशें दिल में उमड़ती आ रही हैं इन्हीं की खोज में फिर से जमा होता हुआ मैं अधूरी ख्वाहिशें दिल में उमड़ती आ रही हैं इन्हीं की खोज में फिर से
जमा होता हुआ मैं जानिसार अख्तर बनना चाहते हैं? नहीं, आप तो राज खुला है, अब राज खुला। तो उस ज़माने में मुतासिर रहा हूँ सर मैं जानिसार से, साहिर से, सफा से। बहरहाल मख्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये फ़न एजाज़ हिंदी रास कब आता है सबको, ये फ़न एजाज़ हिंदी रास कब आता है सबको, तलाशे फ़न में सरगर्दां रमा होता हुआ मैं, तलाशे फ़न में सरगर्दां रमा होता हुआ मैं, कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं, कई नस्लों से गुजरा हूँ बयां होता हुआ। बहुत शुक्रिया एजाज भाई। असल में नाज़िम के साथ जो है वो उर्दू नशिस्तों मुशायरों में पर्ची आती रहती है, तो उसको बड़ा इत्मीनान रहता है उससे। तो यहाँ पर्ची का तो सिस्टम नहीं है। तो आप जब मैंने निगाह दौड़ाई तो हमारे दोस्त जो है वो यूपी से तशरीफ लाए हुए हैं, कमाल अहमद बलियावी साहब बहुत अच्छे शायर हैं। तो ये मुनासिब मौका है, मैं कमाल बलियावी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप कलाम सुनाएं। हमारे मेहमान हैं यूपी से तशरीफ लाए। मीरा रोड में रहते हैं। अच्छा, मीरा रोड में भी आए। वो इनसे मरहूम कमाल जायसी से। हाँ, ये बलियावी हैं, बलियावी। ये बलिया हाजी है। पता मुलाज़ा फरमाया, उसके बाद गज़ल पेश करता हूँ। जालिम से कोई रिश्ता निभाया नहीं कभी। अमर भाई, जालिम से कोई रिश्ता निभाया नहीं कभी, मजलूम का मजाक उड़ाया नहीं कभी। जालिम से कोई रिश्ता निभाया नहीं कभी, मजलूम का मजाक उड़ाया नहीं कभी। दरमियानी में ही मिल रहे हैं क्या? खूबी हमने पाई विरासत में दोस्तों, खूबी हमने पाई विरासत में दोस्तों, एहसान कर दिया तो जताया नहीं कभी, एहसान कर दिया तो जताया नहीं कभी। और मुलाज़ा फरमाए कि वो मेरे दिल को पजूस इस तरह क्या देंगे, वो मेरे दिल को पजूस इस तरह क्या देंगे, जो बांटते रहे कांटे गुलाब क्या देंगे। वो मेरे दिल को पजूस इस तरह क्या देंगे, जो बांटते रहे कांटे गुलाब क्या देंगे। और अभी है वक्त लगा ले किसी से दिल वरना, अभी है वक्त लगा ले किसी से दिल वरना, खुदा के सामने आखिरी जवाब क्या देंगे, खुदा के सामने आखिरी जवाब क्या देंगे। बहुत शुक्रिया। गदर के चंद अशार मुलाज़ा फरमाने करता हूँ कि खुदा का जिक्र जो पैगाम ज़बान से निकले